नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया को और कितना वक्त अब जेल में बिताना होगा, जहां एक और खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने इस बात को माना कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो फैसला निचली अदालतें अब तक देती हुई नजर आ रही हैं, उन फैसलों में कहीं ना कहीं एक झलक नजर आ रही है कोर्ट के इस फैसले को लेकर कि क्या वाकई में अब अदालतें अपने मौलिक सिद्धांतों को भूलती हुई नजर आ रही हैं। जमानत देने से इनकार करना या फिर उसे खारिज करना, इन तमाम फैसलों को लेकर कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं जो अदालत के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से निचली अदालतें तमाम मामलों को लेकर के फैसले सुना रही हैं, वो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें कि मदन बी लोकुर ने हाल ही में ये प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद इस बयान के बाद काफी ज्यादा विवाद जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और यहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं, उनके खिलाफ चल रही एक लंबी जांच के बाद भी जांच एजेंसियां कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। लेकिन इसके बाद भी देखने के लिए मिलता है कि वो लगभग 9 महीने जेल में बिता चुके हैं। बीते 10 नवंबर को उन्हें कोर्ट से राहत मिली, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की। अब कहा जा रहा है कि उन्हें 90 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले 22 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत का जो वक्त है वो खत्म होने वाला है। और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कोर्ट का आखिरकार क्या फैसला होगा। मदन बी लोकुर के इस सवाल को उठाने के बाद क्या निचली अदालतों के फैसले में कोई बदलाव यहां पर देखने के लिए मिल सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के लिए हम न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। यहां पर सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्रार हैं और उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख है। अब्रार, पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अदालतों को जमानत देने से इनकार करने या खारिज करने के लिए जो मौलिक सिद्धांत बनाए गए थे, अब अदालतें उन्हें भूलती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, बिल्कुल ये बयान जो है कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने वाला है और जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर ईडी के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। और अदालत में जब भी सुनवाई होती है तो ईडी सबूत पेश करने के बजाय जो है अपने एक नए मामले को सामने लाती है और फिर से कस्टडी जो है बढ़ाने की बात कहती है। अब देखिए, विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने उन्हें आखिरकार जो है 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने का समय दिया। तो अब ये समझिए कि छोटी दिवाली के दिन जब वो अपने घर गए और पत्नी से मुलाकात करने के बाद जिस तरीके से वो भावुक होते नजर आए, तो ये सारी चीज़ें कई जो है भावनाओं को बयान करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उसी जो है MK नागपाल ने, जब अगर पहले की सुनवाई की हम बात करते हैं तो उन्होंने ही जो है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन जब वो लगभग 5-6 घंटे का ही रिलीफ उनको दिया गया और परिवार से मिलने का समय दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो है बतलाता है कि कोर्ट में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर जो है मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिलने के इम्कान जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आते हैं। और हालांकि इस बात को लेकर के जो मनीष सिसोदिया के वकील है वो भी लगातार मजबूती से पक्ष रखते नजर आए, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तमाम जगहों पर उन्होंने एक बात को जो है बड़े जो है पुरजोर तरीके से रखा है और ये कहा है कि कोई भी ऐसे सबूत जो है वो कोर्ट में ईडी अभी तक पेश नहीं कर पाई है जो मनीष सिसोदिया से सीधे तौर पर जुड़े हों। और मुझे लगता है कि यही सारे कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कम 6-7 घंटों का ही जो है परिवार से मिलने का समय देना MK
नागपाल का विशेष जो न्यायाधीश है वो इस तरीके का अगर फैसला ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो संजीव खन्ना ने अपनी बेंच में सुनवाई के दौरान जो एक जो है निर्देश दिया था, एक पक्ष रखा था और ये कहा था कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद एक बार फिर से उनके पास मौका होगा। तो आप समझिए कि मनीष सिसोदिया वाले केस में भले ही ईडी को एक चांस, एक मौका ज़रूर दिया जा रहा है कि वो अपने सबूतों को जुटाए और तमाम समय ले, ताकि केस जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष लगातार अपने अपने दावे को रख रहे हैं। लेकिन अगर ईडी को कम समय मिलता है, अगर सबूतों को जुटाने में उनको किसी भी तरीके की जो है कमी नजर आती है समय को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि जब मनीष सिसोदिया को ज़मानत देने की बारी आएगी तो उस समय भी इस बात को वो उठा सकता है और ऐसे में कोर्ट मजबूर भी हो सकता है उनकी ज़मानत याचिका को खारिज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मामलों को देखते हुए न्यायाधीश जो है वो पूरा का पूरा समय जो है ईडी को दे रहे हैं। और अब ऐसे में अब जो अगली सुनवाई होने वाली है 22 तारीख को, ये हो सकता है कि इस मामले में कोई राहत की भी खबर आ सकती है अगर ईडी उस तरीके से मामले को मजबूत ढंग से नहीं रख पाएगी। तो वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अबरार ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि ईडी ने जो भी यहाँ पर आरोप मनीष सिसोदिया को लेकर के लगाए हैं, उन्हीं तमाम आरोपों को सिद्ध करने के लिए अदालत ये पूरा समय देती हुई नजर आ रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 8 से 9 महीने का समय यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन ईडी अभी भी वो ठोस सबूत जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई है। और ऐसे में अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार और कितना वक्त यहाँ पर अदालत के सामने ईडी को चाहिए सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, दिखाने के लिए। और इसी सवाल के लिए मैं अपने सहयोगी तुषार के पास यहां पर आ पहुंची हूं। तुषार, देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से अब ये जो दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब सुनवाई होनी है 22 नवंबर को, क्योंकि रिमांड का वक्त खत्म हो रहा है। अदालत एक तरफ कह रही है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को या सिर्फ और सिर्फ बहस के आधार पर किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। दूसरी तरफ सबूतों को इकट्ठा करने के लिए ईडी को 9 महीने यहां पर अदालत दे देती है। तो यहां पर अदालतों के जो दो ये फैसले हैं एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत हैं, और दोनों ही सही कैसे हो सकते हैं? जी देखिए, जिस तरीके से इस वक्त सबसे पहले तो 22 नवंबर को जो सुनवाई होनी है यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई होगी, इसमें देखिए बेल तो मुझे नहीं लगता है उन्हें मिलेगी या फिर उन्हें रिहा किया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि कस्टडी उनकी आगे और बढ़ाई ही जानी है। और जिस तरीके से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये फैसला दिया, उनकी ज़मानत याचिका खारिज की, तब उन्होंने एक बात इसमें कही थी। वो उन्होंने कहा था कि पैसे का लेन देन हुआ है, ये साबित ईडी कर चुकी है, यानी कि करने में कहीं ना कहीं सफल रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया का हाथ इसमें कैसे, इस पर अभी और चर्चा होना, इस पर अभी और पुख्ता सबूत आना बाकी है। यानी कि इतना साफ हो चुका है कि पैसे का लेन देन हुआ है, और अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नीति के तहत ये हुआ है, तो आम आदमी पार्टी के ही लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लेकिन वो किस तरीके से शामिल रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, और कौन कितना बड़ा यहाँ पर जिम्मेदारी रखता है इस पैसे के लेन देन को लेकर, इस पर अभी सबूत जो है पुख्ता सामने नहीं है। अच्छा तुषार, यहाँ पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीते 30 अक्टूबर को, अब अगर बात करें जो निचली अदालत में पेशी है मनीष सिसोदिया की, वो 22 नवंबर को है। यानी कि लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर 23 दिन यहाँ पर मोटा मोटी जो है अगर हम देखें तो कोर्ट से मिल चुके हैं ईडी को 22-23 दिन। क्या लग रहा है इन 22-23 दिनों में ईडी कुछ सबूत यहाँ पर निकाल पाई होगी? क्योंकि इस दौरान हमने देखा अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, ईडी सिर्फ दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी छापेमारी करती हुई नजर आई, आप विधायक अमानुतुल्लाह खान की गिरफ्तारी तक हो गई है। तो इतनी जो चीजें यहाँ पर ईडी की तरफ से देखने के लिए मिल रही है एक्शन के तौर पर, क्या इन 20 से 22 दिनों में ईडी के हाथ वो सबूत लगे हैं जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया को दोषी यहां पर साबित कर पाए? सबूत उनके हाथ में क्या लगे हैं क्या नहीं, ये तो खैर जब 22 नवंबर को सुनवाई होगी तब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना बड़ा कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा है। हालांकि वो वक्त ही मांगेंगे, इस बार भी जाएंगे तो वो वक्त ही मांगेंगे, और कोर्ट को उन्हें वक्त देना पड़ेगा, और कोर्ट उन्हें वक्त देगा भी, क्योंकि जहां 300 दिन हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए, अब कुछ और वक्त यहाँ पर कोर्ट जरूर यहाँ पर जो है वो देखना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से कहा कि 3 महीने बाद एक बार फिर से जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया अपनी बेल याचिका को लेकर अर्जी डाल सकते हैं। 6 से 8 महीने का निर्देश दिया गया है ईडी को कि जल्दी से जल्दी आप ये मामला निपटाएं। तो 6 से 8 महीने का जो वक्त दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्त दिया है, लेकिन ये वक्त दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट को भी दिया गया है कि कहीं ना कहीं आपको भी जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस पूरे के पूरे मामले को सुलटाना है। और उसके तहत अभी यहाँ पर अगर
उन्हें वो छोड़ देंगे तो ये मामला कहीं ना कहीं खिंचता हुआ दिखाई देगा और मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर उनको अभी बेल मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आगे की सुनवाई अभी और लंबी चलेगी और सबसे बड़ा एक इसमें जो ऑपोजिशन, जो आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है कि यहाँ पर जो ये कार्रवाई चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों तक चल रही है, ऐसा उनका कहना है। अगर उसके हिसाब से भी अगर देखें, अगर एक माइंडसेट अगर हम वो भी लगाएं कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों के हिसाब से अगर ये चल रहा है मामला, तो 2024 तक तो वो अंदर रहेंगे और जैसे ही चुनाव फिर खत्म हो जाएंगे हो सकता है कि उसके बाद वो बाहर भी आ जाए। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तुषार ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि अभी मनीष सिसोदिया को इंतजार करना होगा। लगभग 3 महीने तो अभी मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। हालांकि 22 नवंबर अभी समय है, हो सकता है यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल है वो पलट जाए कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का फैसला अंतिम समय तक आप नहीं समझ सकते कि क्या आ सकता है। यहाँ पर अगर मनीष सिसोदिया को 6 घंटे के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल सकती है तो सबूतों की कमी के चलते उन्हें पूरी तरह से भी जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है। देखना होगा कि 22 नवंबर को आखिरकार क्या कुछ फैसला मनीष सिसोदिया को लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।